हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 जो कि है चार्ज ऑफ जीएसटी, वो मैं शुरू कर रही हूँ। तो इस चैप्टर में क्या क्या बताने वाले हैं, इंटरेस्ट सप्लाई क्या होता है, और आरसीएम जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है वहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज हम टैक्सेबल करते हैं, नोटिफाइड सप्लाईज क्या है, कुछ टर्नओवर की भी बात करेंगे। तो ये जो रिविजन ऑडियो है ये सिर्फ है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वापस मैं बता रही हूँ। मैं इसलिए बार बार ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि कोई नया व्यूअर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो उसको नहीं पता होगा कि मैं किस टाइप के रिवीजन ऑडियोज़ बनाती हूँ। तो ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, आप लोग फटाफट इसको सुन के रिवाइज कर सकते हैं। सो चार्ज ऑफ जीएसटी से शुरू करते हैं कि इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है इंटर स्टेट सप्लाई। कभी भी हमें ये डिसाइड करना है तो हम दो चीज़ें देखेंगे कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, वो आगे एक और चैप्टर आएगा नेक्स्ट, वही है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन हाँ, अभी के लिए आप ये समझ लो कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में तो वो क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट हो जाएगा। अलग अलग में है तो वो क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट हो जाएगा। फिर लीवाई एंड कलेक्शन क्या करते हैं, सेक्शन 9 ऑफ द CGST एक्ट करते हैं और सेक्शन 5 ऑफ द IGST एक्ट करते हैं। तो लीवाई और कलेक्शन कैसे होगा, तो CGST क्या लगेगा, सारे इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे लगेगा ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर उस पर नहीं लगेगा, एंड एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 20%। फिर उसके बाद GST ऑन द नोटिफाइड प्रोडक्ट्स, जितने भी ये नोटिफाइड प्रोडक्ट्स क्या थे फिर से वापस बताना पड़ेगा, ये बार बार ऐसे आते हैं। तो जो भी CGST है, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, वो तभी लगेगा, उसी दिन से लगेगा जब है ना नोटिफाई करेगी बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। फिर उसके बाद आ जाएगा सेक्शन 9(3) सर्विसेज अंडर RCM मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बता सकती है, कुछ सप्लाई बताएगी गुड्स एंड सर्विसेज जिसपे RCM लगेगा। और उसमें क्या हो जाएगा, टैक्स कौन पे करता है, RCM मतलब रेसिपिएंट पे करेगा टैक्स। बाकी तो जनरली कौन पे करता है, टैक्स सप्लायर करता है पे। फिर उसके बाद 9(4) है सप्लाई ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज। नोटिफाइड सर्विसेज क्या होता है, नोटिफाइड सप्लाई में एप्लीकेबल होते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर, यानी कि अनरजिस्टर्ड डीलर दे रहा है रजिस्टर्ड डीलर को। फिर उसके बाद 9(5) है कि नोटिफाइड सप्लाई थ्रू इको क्या है, इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि स्पेसिफाइड सर्विसेज होती है तो GST कौन पे करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब है ना इसमें आती है RCM क्या होता है। एक तो होता है डायरेक्ट चार्ज मैकेनिज्म होता है GST में। डायरेक्ट चार्ज का क्या होता है कि जो रेसिपिएंट होता है वो सप्लायर को टैक्स पे करता है और सप्लायर क्या करता है, अथॉरिटी को करता है। बट रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि रेसिपिएंट पे करता है टैक्स फॉर द सप्लायर और डिपॉजिट करता है टैक्स को अथॉरिटी को। तो यानी कि यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब है कि रेसिपिएंट ही डायरेक्ट कर रहा है। तो अब हम आ जाएंगे कि सप्लाई ऑफ सर्विस टैक्सेबल अंडर RCM अंडर सेक्शन 9(3) ऑफ CGST एक्ट। तो RCM क्या है, 9(3) सेक्शन है। वैसे सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इंपॉर्टेंट बार बार आता है तो इसलिए बार बार बोल रही हूँ। तो सप्लाई ऑफ सर्विस, कौन सी ऐसी सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं जो RCM में टैक्सेबल होगी। सबसे पहले आ जाएगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। रोड से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं गुड्स का बाय GTA। तो सप्लायर कौन है हमारा, GTA है, और रेसिपिएंट कौन है, स्पेसिफाइड पर्सन है लाइबल टू पे फ्राइट, जो कि हमारे को फ्राइट देगा। तो इसमें टैक्स कौन भरेगा, इसमें रेसिपिएंट भरेगा टैक्स। लेकिन ये भी क्या है कि ऑप्शन में होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जैसे जनरली क्वेश्चंस में लिखा हुआ भी होता है कि GTA कर रहा है कि नहीं कर रहा है टैक्स पे। फिर उसके बाद सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ GTA टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब इसी के हम लोग ने क्लैरिफिकेशन दिए हैं कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज GTA दे रहा है, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, और अगर उसने अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दे दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो एग्जाम्प्ट ही कर दिया हमने उसको GST से। फिर अगर GTA गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी को दे रहा है विच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन, सिर्फ किसके लिए लिया है इन लोगों ने, TDS डिडक्ट करने के लिए लिया है, उसको भी हमने क्या कर दिया, एग्जाम्प्ट कर दिया। एंड दिस एंट्री शैल नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन सप्लायर हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर GST एंड एक्सरसाइज ऑप्शन टू पे द टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। और उसने इशू भी कर दिया टैक्स इनवॉइस, चार्ज भी कर लिया, GST लगा दिया, तो फिर ये चीज़ हमारी नहीं होगी। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे सप्लायर रजिस्ट्रेशन भी ले लिया, वो फॉरवर्ड चार्ज में आ गया। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब है कि सप्लायर को टैक्स देना पड़ेगा। फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म FCM में बोल रही हूँ यहाँ पे, FCM ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द GTA will be applicable for the next and the future financial years unless the GTA files a declaration to revert under RCM on or after 1st January of the preceding financial year but not later than 31st March of the preceding financial year। और GTA जिसने नया नया बिजनेस शुरू करा है और क्रॉसेज द थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, तो वो क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन टू पे
itself GST on the services supplied by it by making a declaration before the expiry of 45 days from the date of applying for GST registration or 1 month from the date of obtaining registration whichever is later। तो वहाँ पे वो क्या करेगा, खुद भी GTA पे कर सकता है और उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा 45 डेज के अंदर फॉर या फिर 1 मंथ फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन, जो भी क्या है हमारा लेटर है। और GTA की जो हमारी रेट है ना, वैसे क्वेश्चन में लिखी होती है बट मैं फिर भी बता देती हूँ कि इसकी होती है 5% IGST, मतलब कि 2.5% CGST और SGST। तो 5% IGST होती है प्रोवाइडेड GTA ने क्या है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है जो कि वो सप्लाई कर रहा है GTA सर्विस में, और होती है इसकी 12% IGST होती है दूसरी, जहाँ पे GTA ने ऑप्ट करा है GST एट द सेट रेट ऑन द ऑल द सर्विसेज सप्लाई बाय इट। एंड इन दिस केस अगर 12% है तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो ITC ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी हो गई। बेसिकली GTA सर्विसेज में यही है कि अगर ITC के साथ ले रहे हैं तो रेट क्या है हमारी ज़्यादा है, इसलिए ITC भी लेने दे रहे हैं। अगर हमारा रेसिपिएंट जो है जिसको सर्विसेज दे रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन नोटिफाइड पर्सन है या फिर वो खुद भी रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है लेकिन हम GST जो ले रहे हैं वो 12% पे ले रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगा तो फॉरवर्ड चार्ज ही। लेकिन जब हमारा GST 5% पे है और रेसिपिएंट क्या है हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन क्या है नोटिफाइड पर्सन अगर हमारा है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, RCM लगेगा, लेकिन तभी लगेगा जब हमारा जो GT है वो फॉरवर्ड चार्ज में नहीं कर रहा है। और उसके बाद अगर रेसिपिएंट हमारा रजिस्टर्ड पर्सन हो गया तो भी फॉरवर्ड चार्ज में होगा, लेकिन GTA को क्या है डिक्लेरेशन और इनवॉइस देना पड़ेगा, तभी तो वो फॉरवर्ड चार्ज का होगा। और दूसरा है रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन हो गया और नोटिफाइड भी नहीं है तो ही वो एग्जम्प्ट होगा। हम लोग बोल रहे हैं नोटिफाइड पर्सन बार बार, तो ये नोटिफाइड पर्सन कौन है, एक है रजिस्ट्रेशन 7 मतलब नोटिफाइड पर्सन है। तो फर्स्ट है रजिस्टर्ड फैक्ट्री है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड सोसाइटी है या रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST है या फिर पार्टनरशिप फर्म AOP है, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। तो पहला हमने GTA का पॉइंट कवर कर लिया है। अब हमारा आ जाएगा RCM की सर्विसेज के बारे में बात करें। सेकंड है लीगल सर्विसेज। अगर लीगल सर्विसेज इंडिविजुअल एडवोकेट ने दिया है इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट या फिर फॉर्म ऑफ एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर ये दे रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा, RCM में उसको चेक करना पड़ेगा। सप्लायर कौन है, इंडिविजुअल एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट फॉर्म, और रेसिपेंट क्या है, किसी भी बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो वहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, वही सेम रेसिपेंट हम चेक करेंगे। अगर अदर देन बिजनेस एंटिटी है तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन बिजनेस एंटिटी है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या है 20 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगी, बड़ी बिजनेस एंटिटी हो जाएगी। यानी कि वो बड़ा बिजनेस जब है, इतना कर रहे हैं, तो वो लोग RCM में टैक्स दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर बिजनेस एंटिटी ऐसी को दिया जिसका अप टू 20 या 10 लाख है, तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल बिजनेस एंटिटी, और वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लीगल सर्विसेज मतलब कि सर्विसेज जो है एडवाइस कंसल्टेंसी और असिस्टेंस, ACA एडवाइस कंसल्टेंसी और असिस्टेंट दे रहे हैं इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ, और उसमें रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी भी आता है। तो अब जैसे हमारा इशू आया था कि लीगल सर्विसेज अदर देन रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज जो इंडिविजुअल दे रहा है, तो क्या वो लाइबल है GST अंडर RCM में, तो येस इन केस ऑफ लीगल सर्विसेज इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि रेसिपेंट हमारा सर्विसेज देता है। थर्ड आ गया है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेसिपेंट क्या हो गया, बिजनेस एंटिटी इन दी लोकेटेड इन दी टैक्सेबल टेरिटरी। बार बार ऐसे हम लोग को हर चीज़ का ये आ रहा है कि लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, क्योंकि जो लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है वही हमारा टैक्स देगा। फोर्थ है हमारा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप को दी, स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, कोई भी पर्सन दे रहा है, जो बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म है वो भी टैक्सेबल टेरिटरी में है। फिफ्थ है सर्विसेज सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन है, CG, SG, UT और लोकल अथॉरिटी है, और वो किसी बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विसेज दे रही है। बट इसके क्या है, कुछ एक्सेप्शंस आ जाएंगे, वो है कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर दे रहे हैं। तो पोस्ट में क्या है कि एक्सेप्ट पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, ये चीज़ नहीं है, मतलब एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है। और एनवेलप वेइंग लेस देन 10 ग्राम्स, तो उसको भी हम लोग क्या है नहीं करेंगे टैक्सेबल। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज। फिर सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसेंस ऑफ अ पोर्ट और एयरपोर्ट बाय गवर्नमेंट। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स बाय गवर्नमेंट, तो ये लोग क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है, इसमें
कि बिजनेस एंटिटी वगैरह टैक्सेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये आज आ जाएगा। और इसमें 2 चीज़ों में और आगे क्लैरिफिकेशन आया है, 2-3 चीज़ों में, कि सर्विसेज सप्लाइड करी है सीजी ने एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो यहाँ पे सीजी एसजी और ये कर रहे हैं बाय रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन। एंड दूसरा है सर्विसेज बाय सप्लाई ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, काफ़ी इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का जो है रेंटिंग, तो अगर रेसिपेंट हम लोग इसमें हर में चेक कर रहे हैं, तो रेसिपेंट अगर हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है और अगर वो कॉमर्शियल के लिए यूज़ ले रहा है तो हम लोग टैक्सेबल कर देंगे। सप्लाई अगर वहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है तो वो आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा और एंट्री 5A है। लेकिन सप्लायर अदर देन गवर्नमेंट है तो फिर वो क्या है कि फॉरवर्ड चार्ज में जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन में क्या है, सप्लायर गवर्नमेंट हो गया और रजिस्टर्ड पर्सन भी हो गया, कॉमर्शियल के लिए यूज़ कर रहा है तो वो आरसीएम हो ही जाएगा। पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है तो एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर फिर यूज़ जो प्रॉपर्टी है वो कर रहे हैं कि रेजिडेंस बाय एम्प्लॉय डायरेक्टर, वो भी बिजनेस यूज़ के लिए हो गया, रेजिडेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब बाय एम्प्लॉय और डायरेक्टर, तो बिजनेस यूज़ तो वो जाएगा टैक्सेबल आरसीएम के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ये स्पेशल पॉइंट है कि यहाँ पे सप्लायर गवर्नमेंट है या नहीं है, बट अगर आपने रेजिडेंट बाय एम्प्लॉय या डायरेक्टर फॉर बिजनेस यूज़ कर लिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये तो था कि जब रेसिपेंट क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है। रेसिपेंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो वही सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कॉमर्शियल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, रेसिपेंट तो रजिस्टर्ड पर्सन है ही नहीं तो वो कैसे टैक्स देगा, तो यहाँ पे आरसीएम की बात तो होएगी नहीं, फॉरवर्ड चार्ज की बात होगी। तो कॉमर्शियल के लिए यूज़ करें तो फॉरवर्ड चार्ज के लिए हो जाएगा। तो सप्लायर गवर्नमेंट है या नहीं है, रजिस्टर्ड पर्सन जब मतलब रेसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है उसकी बात करें, पर्सनल यूज़ एग्जम्प्ट हो जाएगा। और रेजिडेंस बाय एम्प्लॉय डायरेक्टर फॉर बिजनेस यूज़ है वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा जब रेसिपेंट हमारा क्या है कि रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये कितनी बड़ी बात बोल दी इन लोगों ने। फिर है सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स टीडीआर और फ्लोर स्पेस इंडेक्स एफएसआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय अ प्रमोटर। तो सप्लायर कोई भी पर्सन दे रहा है और रेसिपेंट कौन हो गया, प्रमोटर हो गया। फिर 5th C है सर्विसेज बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 years or more by any person against consideration in the form of upfront amount called as premium, salami, cost price, development charge and और पीरियोडिक रेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय अ प्रमोटर। ये सारी आरसीएम की सर्विसेज बता रही हूँ मैं। 6 है, फिर आती है हमारी डायरेक्टर की सर्विस है। डायरेक्टर की सर्विस है तो सप्लायर कौन है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट है, और रेसिपेंट कौन है, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन दी टैक्सेबल टेरिटरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टर की सर्विस जो दे रहे हैं, अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अगर एम्प्लॉयमेंट में कौन है, होल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनको अगर होल टाइम और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिनको सैलरी मिल रही है, टीडीएस डिडक्ट हो गया 192 में, वो तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हो गया, वो नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन जो होल टाइम और मैनेजिंग डायरेक्टर गेटिंग सर्विस चार्ज एंड टीडीएस इज डिडक्टेड अंडर 194 यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज आ जाएगा, वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा आरसीएम में। वो हमारा मतलब है ना, सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। फिर अदर डायरेक्टर आ गए, पार्ट टाइम डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, वो भी क्या हो गए, आरसीएम में कवर हो जाएंगे। तो यानी कि जो सैलरी कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं वो कवर नहीं होंगे। 7th है हमारा इंश्योरेंस एजेंट सर्विस। अगर इंश्योरेंस एजेंट सप्लायर कर रहा है और रेसिपेंट कौन है, इंश्योरेंस कंपनी दी टैक्सेबल टेरिटरी। तो जो एजेंट अगर हमारी सर्विसेज दे रहा है कंपनी को, बड़ा कौन है, कंपनी है ना, तो आरसीएम। फिर है रिकवरी एजेंट सर्विस, सप्लायर कौन है, रिकवरी एजेंट, रेसिपेंट कौन है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, जो कि हमारे क्या है, टैक्सेबल टेरिटरी में है। फिर है कॉपीराइट सर्विस रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क। तो यहाँ पे क्या हो गए, सप्लायर कौन हो गए, यहाँ पे हो जाएगा म्यूजिक कंपोजर है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है और द लाइक। और रेसिपेंट कौन है यहाँ पे, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर, और ये सब क्या है, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। फिर बुक्स की हमने बात नहीं करी, लेकिन इसी में अब आया है कॉपीराइट सर्विस रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी। यहाँ पे सप्लायर कौन है, ऑथर है, पर रेसिपेंट कौन है, पब्लिशर, लोकेटेड इन दी टैक्सेबल टेरिटरी। तो यहाँ पे ये पब्लिशर देगा आरसीएम में, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर ऑथर ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया है और उसने बोल दिया कि एफसीएम में देगा, यानी डिक्लेरेशन ऑन द इनवॉइस भी दे दिया है प्रिस्क्राइब मैनर में टू पब्लिशर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑथर कैन नॉट विड्रॉ द सेट ऑप्शन विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन।
फिर नेक्स्ट है सर्विसेज बाय ओवरसीइंग कमिटी। तो सप्लायर कौन है, ओवरसीइंग कमिटी है, और रेसिपेंट कौन है, आरबीआई है। फिर है इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, डीएसए है हमारा। तो सप्लायर कौन है, इंडिविजुअल है ये, अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप और एलएलपी नहीं है। और रेसिपेंट कौन हो गया, बैंकिंग एनबीएफसी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो इंडिविजुअल की बात हो रही है। फिर है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी। तो रेसिपेंट कौन हो गया, बैंकिंग कंपनी। फिर है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बीसी टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, एजेंट दे रहा है और किसको दे रहा है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, जो कि हमारा रेसिपेंट है। फिर है सिक्योरिटी सर्विसेज, ये भी हमारा बार बार इस पे भी क्वेश्चन आगे दिखता है। तो बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, हम सिक्योरिटी दे रहे हैं और किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है। तो यानी कि सप्लायर तो कौन हो गया, सिंपल एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। और रेसिपेंट कौन हो गया, रेसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन इन दी टैक्सेबल टेरिटरी। तो यहाँ पे जो भी है ना सिक्योरिटी सर्विसेज की बात करें तो दैट शॉल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, जिसमें रजिस्ट्रेशन सिर्फ है ना किसके लिए, टीडीएस के पर्पज के लिए लिया है, एंड कंपोजिशन टैक्स पेयर अंडर सेक्शन 10। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल का क्या हो गया, तो सबसे पहले सिक्योरिटी पर्सनल जो है, तो सप्लायर की बात करें अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन है, सिंपल पर्सन है, और रेसिपेंट हमारा क्या हो गया, रजिस्टर्ड पर्सन हो गया, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आरसीएम की बात हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन हो गया और रजिस्टर फॉर टीडीएस और कंपोजिशन जो भी है वो उसके लिए हो गया, तो रेसिपेंट तो अनरजिस्टर्ड हो गया, तो जो भाई पर्सन है वही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई कि पर्सन जब दे रहा है ना, रेसिपेंट अगर हमारा रजिस्टर्ड है तो ही आरसीएम की बात आएगी। और मान लो अगर सप्लायर भी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वो खुद ही जब बॉडी कॉर्पोरेट है तो रेसिपेंट तो कोई भी हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म उस पर लग जाएगा। फिर है एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट आता है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी द पैसेंजर्स वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल बी इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज ऑन सर्विस रेसिपेंट प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। यानी कि इसमें रेसिपेंट कौन हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, विच इज लोकेटेड अंडर टैक्सेबल टेरिटरी। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि सप्लायर कौन है, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, जो कि क्या कर रहा है, सप्लाई दे रहा है सर्विस टू अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड डज नॉट इशू एन इनवॉइस चार्जिंग टू दी सर्विस रेसिपेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स की बात आ रही है। तो अगर गुड्स का है फॉरवर्ड चार्ज में ही हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पैसेंजर का है और अगर हमने फ्यूल कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड कर दी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आरसीएम में टैक्सेबल होगा। और अगर फ्यूल कॉस्ट नहीं इंक्लूड करी तो हमारा क्या हो जाएगा, एफसीएम में हो जाएगा। और इसमें भी क्या है कि हमेशा ध्यान रखना कि आईटीसी के अगर अवेलमेंट के साथ में हम लोग दे रहे हैं तो जीएसटी कितना पेएबल हो जाएगा, जीएसटी पेएबल हो जाएगा 12% पे, और वो किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज में हो जाएगा। लेकिन अगर जीएसटी पेबल है 5% पे, वैसे रेट दे रखी होती है क्वेश्चंस में, तो विदाउट आईटीसी अगर 5% है और सप्लायर कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो जो बड़ा है जैसे सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है खुद ही टैक्स दे देगा फॉरवर्ड चार्ज में। और अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो तो देख लो कि रिसीवर कौन है, रिसीवर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट हो गया तो वो आरसीएम में देगा ही ना, और अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो वो एफसीएम में हो जाएगा। और फ्यूल कॉस्ट वाली जो बात है पैसेंजर्स के लिए है, तो वो भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल क्या है। तो सबसे पहले अगर मोटर व्हीकल को हायर का है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें मोटर व्हीकल क्या है, शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरसीएम हो जाएगा, और इसमें रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ही करेंगे। लेकिन मोटर व्हीकल को क्या लिया है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस कर रहे हैं फॉर स्पेसिफिक जर्नीज वोएज, और इसमें डज नॉट टेक व्हीकल ऑन रेंट, व्हीकल को रेंट पे नहीं लिया है। यहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस कर रहे हैं तो आरसीएम नहीं लगेगी, क्योंकि ये क्या हो गया, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, और ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल नहीं हुआ है। क्या हम लोग दे रहे हैं वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा सर्विस ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेसिपिएंट बोरोवर हो गया, और सप्लाई क्या कर रहे हैं हम लोग, सिक्योरिटीज दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि लैंडर उसको दे रहा है सिक्योरिटीज थ्रू एन अप्रूव्ड मीडिएटरी, और बोरोवर को दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आरसीएम हो जाएगा। अप्रूव्ड मीडिएटरी किसका हो जाएगा, इंटरमीडियरी सेबी का हो जाएगा, और ये भी आरसीएम लग जाएगा। फिर उसके बाद एनी सर्विस अप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन अदर देन दी नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपेंट।
तो सप्लायर कौन है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, लेकिन वो रेसिपेंट कौन हो गया, लोकेटेड इन दी टैक्सेबल टेरिटरी हो गया, और इसमें अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपेंट नहीं आएगा। फिर उसके बाद है कि गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को स्पेसिफाई कर सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ द स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसमें कि हमने रिसीव किसे करी है, सप्लायर हमारा अनरजिस्टर्ड है, लेकिन वहाँ पे अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो गया तो वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट की टैक्स से बच नहीं सकते, वहाँ पे RCM लगा देंगे तो रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई जो है वो पे करेगा। फिर नोटिफाइड सप्लाईज क्या है, अगर हमने वैल्यू ऑफ द इनपुट और इनपुट सर्विसेज जो परचेज करी है रजिस्टर्ड सप्लाई से वो लेस देन 80% है, तो प्रमोटर पे करेगा GST ऑन द RCM ऑन ऑल द इनवर्ट सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ शॉर्ट ऑफ 80% ऑफ द इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लायर। और कैपिटल गुड्स और सीमेंट के केस में क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। फिर आ जाता है सेक्शन 9(5), बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी नोटिफाइड सप्लाई थ्रू इको। अब है ना, इको क्या है बता ही दिया तुमको, इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर है, तो इसमें कुछ सर्विसेज हम लोग देते हैं, इंटरनेट के थ्रू दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू, आगे बहुत सारी चीज़ें आएगी उसके बारे में। तो जैसे सर्विसेज बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, तो एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, RCM है, यानी कि यहाँ पे टैक्स कौन देगा, इको दे रहा है, मतलब ये है थ्रू इको हम लोग दिया जा रहा है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एन ओमनी बस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाई सच सर्विस थ्रू इको इज अ कंपनी, अगर कंपनी हो गया तो कंपनी वाले मतलब कंपनी ही कर देगी, लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनी बस है तो वो भी आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल्स, इन गेस्ट हाउस, क्लब्स, कैंपसाइट, अदर कॉमर्शियल प्लेसेस मेंट फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस, तो यहाँ पे बस एक्सेप्शन यही है कि पर्सन अगर सप्लाई जो कर रहा है ना इको के थ्रू, वो अगर लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए तो फिर वो खुद दे देगा, नहीं है तभी हम लोग ये इको देगा। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, फिर वही एक्सेप्शन, सेम पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू इको इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। फिर रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू इको शैल बी पेड बाय द इको एक्सेप्ट सप्लाई बाय द रेस्टोरेंट इन स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस। स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस क्या हो गया कि जहाँ पे होटल एकोमोडेशन सर्विसेज हैविंग डिक्लेयर टैरिफ 7,500 पर यूनिट पर डे और इक्विवेलेंट से ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो खुद देगा, अदरवाइज क्या है कि इको ही पे करेगा। स्विगी जोमेटो इसका एग्जांपल है। तो इसका एक एग्जांपल है कि जैसे मेक माई ट्रिप से अगर हमने कोई भी चीज़ बुक करी, सर्विसेज हम लोग ले रहे हैं, अगर जैसे होटल जो रजिस्टर्ड वो खुद है तो पर्सन लाइबल टू पे कौन हो जाएगा, रजिस्टर्ड, अगर वो खुद है लाइबल टू रजिस्ट्रेशन है तो वो खुद दे देगा, लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो हमने टारगेट किसको करा, इको को किया, तो जनरली इको ही देता है। तो जितने भी प्रोविजन है वो सारे इको को लग जाएंगे एज इफ ही इज द सप्लायर लाइबल फॉर पेइंग द टैक्स। एंड ये सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात हो रही है, नोटिफाइड सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू इको। तो इको इज लोकेटेड इन इंडिया, टैक्सेबल टेरिटरी में आ गया तो कौन देगा टैक्स, इको खुद देगा, लेकिन इको का फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो क्या हो जाएगा, पर्सन जो रिप्रेजेंट कर रहा है इको को वो देगा, और अगर उसका नाइदर फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, पर्सन अपॉइंटेड बाय द इको फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग द टैक्स। अब आ जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्शन 10 जो कि है कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। तो कंपोजिशन लेवी क्या है, जनरली छोटे लोगों के लिए है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर जो है रजिस्टर्ड पर्सन का इनसे ज़्यादा नहीं है, 75 लाख और 150 लाख। 75 लाख क्या है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स 3M, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, और बाकी क्या है, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड है, हिमाचल नहीं है, उत्तराखंड है, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन कौन एलिजिबल नहीं होगा कंपोजिशन स्कीम के लिए, तो जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, मतलब कि ये क्या है, कंपोजिशन स्कीम सिर्फ गुड्स के लिए, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस है वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं इसके लिए, कंपोजिशन स्कीम के लिए। और नॉट एलिजिबल में फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो सप्लाई ऑफ सर्विस है, सेकंड है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज नॉट लायबल टू टैक्स है, थर्ड है अगर इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं तो नहीं होगा, फोर्थ है सप्लाईज ऑफ सर्विसेज थ्रू एन इको, तो जो कि इको क्या है, कलेक्ट करता है TCS एट अंडर सेक्शन 52। फिर है मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। फिर है वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या NRTP है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो ये सारे क्या हो गए, नॉट एलिजिबल। फिर कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस क्या है कंपोजिशन लेवी के लिए, मतलब कि अगर वो मैन्युफैक्चर कर रहा है इन सारे गुड्स का, वो एलिजिबल नहीं है, तो क्या क्या हो गए वो, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, एरेटेड वाटर, ऑल गुड्स दैट इज टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट्स हैं, फ्लैश, एश ब्रिक्स,
फ्लैश एश एग्रीगेट्स, फ्लैश एश ब्लॉक्स यानी कि ब्रिक्स, एग्रीगेट्स और ब्लॉक्स। फिर ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स एंड सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स और अर्थन और रूफिंग टाइल्स। फिर उसके बाद आ गया है, अगर कंपोजिशन स्कीम वाला है तो क्या वो बिल्कुल सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं दे सकता? दे सकता है। तो पर्सन एंगेज इन मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रहा है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, एलिजिबल हो जाएगा कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स के लिए। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो वो मार्जिनल सर्विसेज जो है ना, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 5 लाख या फिर 10% ऑफ द टर्नओवर। तो विच एवर इज हायर जो भी देख लो, तो उतना वो दे सकता है। फिर उसके बाद ये तो था सेक्शन 10, और सेक्शन 10(2)(a) क्या है, तो यहाँ पे आ गया है न्यू कंपोजिशन स्कीम फॉर मिक्स सप्लायर और सप्लायर ऑफ सर्विस के बारे में ये आ गया है। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात करा है कि जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अमाउंट ऑफ टैक्स नॉट एक्सीडिंग 3% ऑफ द टर्नओवर इन दी स्टेट और टर्नओवर इन दी यूटी इफ ही इज नॉट। तो यहाँ पे क्या है, वापस आ गया कि यहाँ पे जो टर्नओवर हो गया कि 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, 10(2)(a) की बात कर रहे हैं। तो ये जनरली किसके लिए होता है और कौन एलिजिबल नहीं होता है? तो इसमें जो एलिजिबल नहीं होगा वो है कि जो सप्लायर कर रहा है वही गुड्स एंड सर्विसेज जो नॉट लायबल है, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, या फिर सप्लाइंग एनी सर्विसेज टू एन इको, जो फिर वो क्या कर रहा है, टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, या फिर मैन्युफैक्चर ऑफ द नोटिफाइड गुड्स है, मतलब ये तंबाकू वगैरह, मतलब टोबैको, पान मसाला, ये सब कर रहा है, या फिर वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यहाँ ये एलिजिबल नहीं है, वही से वही। फिर कंपोजिशन स्कीम क्या होगा, लैप्स हो जाएगी उस दिन से जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर है, कुछ लिमिट से हम लोग आगे बताएंगे, उससे ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिशन स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएगा। और रजिस्टर्ड कंपोजिशन सप्लायर है, दैट इज ही इज नॉट अलाउड टू कलेक्ट टैक्स एंड ही इज नॉट एलिजिबल टू टेक एनी आईटीसी। और उसका क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन मस्ट ऑप्ट टू पे दी अंडर दी कंपोजिशन स्कीम। और आरसीएम जो एप्लीकेबल है ऑन द इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड बाय द कंपोजिशन सप्लायर। अभी हमने जो भी हमने एग्रीगेट टर्नओवर की बात करी, तो वो टर्नओवर हम लोग कैसे देखेंगे, 1.5 करोड़ है ना, यानी कि 150 लाख, 75 लाख और 50 लाख का। तो क्या हम लोग देखेंगे, तो ये लिमिट चेक करने के लिए, अगर मतलब ये लिमिट है तभी आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो क्या क्या उसमें इंक्लूड होगा, इंक्लूड में आ जाएगा वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज आ जाएगा, टैक्सेबल सप्लाईज है, एग्जाम सप्लाईज है, चाहे वो एक्सपोर्ट है, इंटर स्टेट सप्लाईज भी है, सेम 10 बेसिस पे हमारा ऑल इंडिया बेसिस पे आ जाएगा। लेकिन एक्सक्लूड क्या करेंगे, सारे जीएसटी और सेस, और वैल्यू ऑफ द इनवर्ड सप्लाई नहीं आएगी जिसपे आरसीएम है, और एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं आएगा जो कि एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन और एडवांस दे रहे हैं, इन सो फार द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरेस्ट और डिस्काउंट। तो वैल्यू ऑफ द सप्लाई मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम 1 अप्रैल टू फाइनेंशियल टू द डेट व्हेन दी ही बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर दी एक्ट्स। फिर आप बात करें कि जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स है और इंटरस्टेट सप्लाईज है, वो रेलिवेंट क्या है, सिर्फ डिटरमाइन करने के लिए है, प्रीसीडिंग ईयर का हम लोग को देखना है। तो ये हम लोग वैल्यू है वो करंट ईयर की नहीं देखते हैं, in which the composition supplier has opted for composition levy, he is not permitted to make any interstate supplies and export, क्योंकि वो तो composition supplier interstate और export तो करता ही नहीं है ना। तो वो क्या है कि जो हम लोग ऐड कर रहे हैं ना यहाँ टर्नओवर में, एक्सपोर्ट भी ऐड कर रहे हैं, हम लोग एग्जाम सप्लाई भी कर रहे हैं, इंटरस्टेट भी कर रहे हैं, तो वो हम लोग सिर्फ लिमिट देखने के लिए कर रहे हैं कि ये है कि नहीं है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, लिमिट्स के लिए। अब है ना, जब टैक्स पे करेगा कंपोजिशन स्कीम, उसके लिए हम लोग क्या क्या टर्नओवर इन स्टेट एंड यूटी हो जाता है। तो इंक्लूड क्या क्या हो जाएगा, इंक्लूड में हमारा वही होगा, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई और टैक्सेस अदर देन जीएसटी आ जाएंगे। और एक्सक्लूड क्या करेंगे, इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम भी नहीं आएगा, और जो भी जीएसटी वाले टैक्स है ना वो नहीं आएंगे, और इंटरेस्ट ऑन द लोन एंड डिपॉजिट एंड एडवांस बीइंग एग्जेम्प्ट। और इसमें जो हम लेंगे वो एक्स्ट्रा ये आ गया कि टर्नओवर बिफोर डेट बिकम लायबल टू रजिस्टर, ये हमारा नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हम सिर्फ चेक करने के लिए ले रहे थे ना, पहले हम ले रहे थे। अब कंपोजिशन स्कीम की एप्लीकेबल डेट्स क्या हो गई, तो मैंने बताया था कि ये गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स की बात करें तो मैन्युफैक्चर की क्या रेट हो जाएगी, 1% ऑफ टर्नओवर इन दी यूटी, स्टेट और यूटी। तो 1% तो क्या हो जाएगा, आईजीएसटी, मतलब 0.5% सीजीएसटी और एसजीएसटी। फिर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उनकी क्या रेट हो जाएगी, उनकी हो जाएगी 5%, यानी कि 2.5% सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये भी टर्नओवर और स्टेट। फिर अदर्स की बात करें तो अदर्स कोई भी ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी कर रहा है उनके लिए है 1%, यानी कि 0.5% सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएगा। उसके बाद जो सर्विस कंपोजिशन है 10(2)(a) है, मतलब वो रेस्टोरेंट सर्विस वाले की बात नहीं हो रही, अदर जो है उनके लिए हो जाएगा 6%, यानी कि 3% सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑफ टर्नओवर इन दी
स्टेट और यूनियन टेरिटरी। लेकिन हाँ, अगर मैं एक बात बता दूं कि इसमें जो है ना, बाकी सबका तो क्या ले रहे थे हम लोग, टर्नओवर ले रहे थे कि जो भी टर्नओवर है उस पे हम लोग ये रेट लगा रहे थे। लेकिन जो अदर्स है ना ट्रेडिंग वाला, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज का ही ले रहे हैं, क्योंकि जो अदर्स है उनको तो छोड़ दो ना। तो उनका सिर्फ 1% रेट भी उनका 1% है, और 0.5% CGST और SGST, और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज का ले रहे हैं। कंपोजिशन स्कीम से जब वो विड्रॉ करेगा तो वो इंटीमेशन विद इन 7 days ऑफ ब्रीच और ऑफ ड्यूटी से करेगा, फिर उसको नॉर्मल टैक्स करना पड़ेगा, और वॉलंटरी भी विड्रॉल वो कर सकता है। बाकी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है वो CMP 02 में करेगा, ऑप्ट करेगा फॉर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करना पड़ेगा। इसमें स्पेशल पॉइंट जो है वो ये है कि कंपोजिशन डीलर जो है वो टैक्स तो नॉर्मल रेट पे देगा, कंपोजिशन की रेट पे नहीं देगा। लेकिन कब, जब RCM अगर है, RCM आ गया तो नॉर्मल रेट पे करेगा, और उसमें इनएलिजिबल टू क्लेम ITC तो आ ही जाएगा। अब आ जाएगा कि इंटीमेशन कैसे करेंगे कंपोजिशन लेवी के लिए। तो पर्सन जो अप्लाई करना चाहता है रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसने कभी लिया ही नहीं, तो वो क्या करेगा, कैन ऑप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन एनी टाइम बाय ड्यूरिंग द ईयर, जब वो अप्लाई करना है। और कंपोजिशन कब इफेक्टिव होगा, द डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव। उसके बाद पहले से रजिस्ट्रेशन है तो वो क्या करेगा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से ऑप्ट कर सकता है, और कंपोजिशन क्या होगा, इफेक्टिव भी बिगिनिंग से होगा। कंपोजिशन पर्सन जब भी है ना ये करेगा तो बिल पे लिखेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स, और ये क्या लगेगा, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हर प्लेस ऑफ बिजनेस पे लिखेगा कांट कलेक्ट टैक्स, नो इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस भी नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, बिल ऑफ सप्लाई करेगा, और इसको ITC नहीं लेना है। कुछ कुछ बातें मैंने ध्यान रखनी है। लास्ट का एक पॉइंट और बता देते हैं कि जो प्रोविजन ऑफ RCM है वो कोर्ट और ट्रिब्यूनल में कैसे आया, कि जो भी नोटिफाइड सर्विसेज है जो सप्लाई कर रहा है CG SG वगैरह, तो GST कौन करेगा, रेसिपेंट पे करेगा। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना वो एक्सटेंड हो गया कोर्ट और ट्रिब्यूनल में भी, इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाइड बाय देम। यानी कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो सप्लाई देती, मतलब सर्विसेज देती है, किसको देती है, मतलब कि जैसे रेंटिंग ऑफ प्रेमिसेस टू टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टावर्स, रेंटिंग ऑफ चैम्बर टू लॉयर। तो ये भी क्या हो जाएगी, RCM हो जाएगी, GST पेड बाय द रेसिपेंट। तो यहाँ पे ये रिवीजन ऑडियो पूरा होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, जो कि होगा चैप्टर नंबर 4 एग्जाम्पशन फ्रॉम GST। अगर आपको ये ऑडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, क्या पता किसी के काम आ जाए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।